नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, एक कहानी चल रही है शराब और शबाब। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यार, एक ऐसा रईस आदमी अपने गांव में आया है जिसके पास खूब सारे पैसों की गड्डियां हैं। उसे कुछ जवान लड़कियों की ज़रूरत है। वो उन्हें बम्बई जैसे बड़े शहर में ले जाएगा और वहाँ लड़कियां बड़े बड़े होटलों में नाचेंगी गाएंगी। बढ़िया बढ़िया भोजन उन्हें मिलेगा। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिल्मों में भी उन्हें काम मिल सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, पर इसमें तेरा क्या फ़ायदा है? अरे यार, वो हर लड़की के माँ बाप को 20-20 हज़ार रुपये नकद दे रहा है। अब तक गांव की कई लड़कियां, लगभग 8-9 लड़कियां जाने के लिए तैयार हैं और उनके माँ बाप को उसने 20-20 हज़ार रुपये दे भी दिए हैं। यार, गांव में कोई कहाँ इतना पैसा किसी को देता है? 20 हज़ार में तो साल 2 साल का दारू का खर्चा निकल आएगा। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है दोस्त कि सब लड़कियां भी खुश हैं, और बहुत खुश, क्योंकि उन्हें मुफ्त में बम्बई घूमने का मौका मिल जाएगा। और वैसे भी हमारे गांव में धरा ही क्या है उनके लिए। लेकिन दोस्त, ये तो अपनी बहन को एक तरह से बेचने वाली बात हुई, जो ठीक नहीं है। क्या पता मुंबई में वो किनके साथ क्या करेगा। अक्सर ये लोग बड़े शहरों में लड़कियों को बेच देते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सताया जाता है और बड़े बड़े सेठों के साथ हम बिस्तर भी होना पड़ता है। अरे यार, बहन तेरी है या मेरी, उसका भला बुरा देखना मेरा काम है। और वैसे भी मुंबई जाकर ऐश करेगी। और अगर जिस्म का धंधा भी करना पड़ा तो भी क्या बात है। जवानी में तो ये सब चलता ही है। बड़े बड़े होटलों में मेरी राधा नाचेगी गाएगी और ऐश करेगी, उसी तरह जैसे फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती हैं और मस्ती करती हैं। और सुन, वो सिर्फ कल रात तक ही यहाँ है, इसलिए तू राधा को लेकर फटाफट हर हाल में कल शाम तक यहाँ आ जा। अच्छा ठीक है, अभी मैं ज़रा नहाने जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद तेरे को फ़ोन करता हूँ। और हाँ, राधा से बात करना हो तो उसे बुलाऊं? अरे नहीं यार, उसे अभी कुछ भी मत बताना। बस तू किसी भी तरह उसे लेकर मेरे पास आ जा। एक बार यहाँ आ गई, फिर तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूँगा, चाहे प्यार से करे या मार खा के। ठीक है, मैं उसे लेकर कल आ जाऊँगा। वैसे भी बहुत बदतमीज और ज़िद्दी है तेरी बहन, कोई बात कहो मानती ही नहीं। मेरे तो नाक में दम कर रखा है उसने। उससे तो जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। धीरज ने राधा की तरफ मुंह बनाते हुए राजन से कहा, तो ठीक है, तू उसके साथ कल आ जाना, फिर दोनों मिलकर दारू भी पियेंगे और जवानी के मज़े भी लेंगे। 20 हज़ार की रकम में एक दिन अगर 100, 200, 400 रुपये खर्च भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है। हम कर देंगे इतना खर्चा। धीरज कुछ और कहता उससे पहले ही फ़ोन कट गया। राधा ने अपने शराबी भाई और धीरज के बीच की सारी बातें सुन ली और बोली, नहीं धीरज, मैं गांव नहीं जाऊंगी। और क्यों नहीं जाएगी? कितनी बढ़िया बात आज की है उसने। तो मुंबई जाएगी, हीरोइन बनेगी। और नहीं धीरज नहीं, प्लीज़ मुझे गाँव ना भेजो। मेरा भाई भाई नहीं कसाई है। मुझे मालूम है कि ये शहर के व्यापारी गांव की गरीब लड़कियों के माँ बापों को थोड़ा बहुत पैसा देकर उन लड़कियों के साथ कितना कुछ जुल्म ढाते हैं। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ यार, आखिर वो तेरा भाई है। तेरे साथ गलत करे या सही, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? अगर मैं तेरे को साथ नहीं ले गया और उसने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, तो क्या करूँगा मैं? तुझे तो अपने साथ ले ही जाएगा वो, और साथ में मुझे भी जेल में चक्की पिसवा देगा। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, कि पैसों के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। देख राधा, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। धीरज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, नहीं धीरज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम्हारी माँ भी मेरी माँ जैसी है, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मेरे ही भाई बहन हैं। मैं ज़िंदगी भर तुम जो कहोगे करूँगी, सब करूँगी, और तुम्हारी माँ की सेवा करने का भी वचन देती हूँ। पर मुझे किसी भी तरह से बचा ले धीरज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ।
राधा ने झुकते हुए कहा, नहीं राधा, तुम्हारी जगह मेरे पाँवों में नहीं, मेरे दिल में है। और मैं तुम्हें तुम्हारे गांव से अपने पैरों की जूती बनाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हें अपने दिल में बसाने के लिए लाया हूँ, अपने सीने से लगाने के लिए लाया हूँ, तुम्हें प्यार करने के लिए लाया हूँ। पर जब भी मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना के दूर हो जाती है मुझसे। बोल, क्यों ऐसा करती है तू? पिछले 10 दिनों में एक भी दिन तूने मुझे छूने भी दिया? जब जिस काम के लिए तुझे लाया हूँ तू वही नहीं करने देती, तो फिर तू रह अपने भाई के पास ही, वो तेरे साथ जो भी करे, इसमें मुझे क्या। ये कहकर धीरज राधा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तब राधा ने अचानक धीरज को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, अब ऐसा नहीं करूँगी, मुझे किसी और की बाहों में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे प्यार करने का पहला अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। धीरज ने भी राधा को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगा। और इसी बीच अचानक राधा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक कर उसके गालों पर मोतियों की भांति चमकने लगे। राधा के गालों पर लुढ़कते हुए 2 आंसुओं की बूंदों को देखकर धीरज ने अपने रुमाल से उन्हें पोंछ दिया और राधा को आज़ाद करते हुए कहा, नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हारे इन खूबसूरत गालों पर इन आंसुओं की बूंदों को नहीं देख सकता। रावण भी सीता को हरण करके अपने साथ लाया था, मगर उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ राधा, और तुम मेरी शरण में हो, तो मेरे होते हुए तुम्हारा कोई अहित करे, यह मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो इंसान मैं खुद ही क्यों ना हूँ। राधा, तुम्हें अपने भाई से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझसे। तुम जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। राधा उसकी बाहों से छूटते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो धीरज, मैं अभी एक अच्छी सी चाय तुम्हारे लिए और माँ जी के लिए बनाती हूँ, और साथ में पकोड़े भी। तुम नहा कर जल्दी से आ जाओ। और भागते हुए वो रसोई घर में आ गई और राधा ने गैस पर चाय चढ़ा दी और बेसन ढूंढने लगी। तब तक धीरज की माँ नहा कर आ गई और पानी का लोटा भरते हुए कहने लगी, क्या बात है, बहुत खुश दिख रही है। कुछ नहीं माँ, पापा के लिए चाय के साथ पकौड़ियाँ बनाने हैं, उन्होंने कहा है। माँ, बेसन है या नहीं? राधा ने पूछा। है बेटी, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी पूजा करके आती हूँ, तब बेसन मैं फेंट दूंगी। जी माँ जी। और तब राधा फटाफट प्याज और आलू के छोटे छोटे टुकड़े काटने लगी और माँ ने भी जल्दी से पूजा करके बेसन फेंट दिया। उधर चाय में उबाल आ गया था, तो राधा ने गैस कम कर दी और दूसरी साइड कढ़ाई में तेल गरम किया। कुछ आलू के और कुछ प्याज के पकोड़े कढ़ाई में डाल दिए और धीरज के खाने के टेबल पर आते ही उसके सामने गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकोड़े रख दिए और चाय भी छान दी। वाह, पकोड़े तो बहुत बढ़िया हैं। इतने बढ़िया पकोड़े आज तक ना माँ ने खिलाए और ना बीवी ने। बहुत ही टेस्टी हैं, धीरज ने पकोड़ों की तारीफ करते हुए कहा। तो थोड़े और लीजिए ना, राधा ने उनकी प्लेट में 2-4 और पकोड़े रखते हुए कहा। तब तक रोमा भी आ गई और पकोड़ों की खुशबू सूंघकर बोली, क्या बात है भाई, यहाँ तो पकोड़े पार्टी चल रही है। देखा रोमा, कितने बढ़िया पकोड़े बनाए हैं राधा ने। क्या ऐसे पकोड़े तुमने कभी मुझे खिलाए? अपनी पत्नी को देखते हुए धीरज ने कहा। अच्छे पकोड़े तभी बनते हैं जब बेसन सही तरह से फेंटा गया हो। बाकी उसमें नमक मिर्च मसाला डालना और आलू या प्याज डालकर तल लेने में क्या धरा है, वो तो कोई भी कर सकता है। राधा ने भी माँ को देखते हुए कहा। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ पत्नी साहिबा से कि कुछ सीखें। इन्हें तो आज तक ये भी नहीं पता कि बेसन को सही तरह से कैसे फेंटा जाता है। धीरज ने राधा को देखते हुए कहा। तब राधा ने माँ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर धीरज से कहा, पर बेसन तो आज माँ ने फेंटा है, मैंने तो सिर्फ कढ़ाई में तेल डालकर पकोड़े तले हैं। धीरज ये सुनते ही चुप हो गया। तब राधा ने उसे चाय का कप देते हुए कहा, पर यह चाय मैंने ही बनाई है। धीरज ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, वाह, बेहतरीन चाय, पकोड़े भी बढ़िया हैं। तब रोमा ने कहा,
तुम कुछ भी बोलो धीरज, पर तुम मेरी बेटी की जब भी तारीफ करते हो ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि मेरी तारीफ में अगर मैं खुश होती हूँ तो मेरी बेटी की तारीफ में मुझे दोहरी खुशी होती है। इसलिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि मेरी बेटी को कभी तुम कोई दुख न देना और उसकी आंखों में आंसू आने का कारण कभी न बनना। रोमा के इन शब्दों को सुनकर न जाने क्यों आज पहली बार धीरज की आंखें डबडबा गई और उसकी आंखों में भी आंसुओं की दो बूंदें टपक पड़ी, जिन्हें उसने जल्दी से अपनी बाजुओं से पोंछ लिया। पर राधा ने उन आंसुओं को देख लिया। जब सबका ध्यान पकड़ों पर था, तब राधा धीरज के करीब आकर उसके कान में अपना मुंह लगाकर बोली, ये आंसू अनमोल है मेरे लिए, इन्हें मेरे होते कभी बाहर न आने देना, तुम्हें मेरी सौगंध। और ये कहते हुए उसने धीरज के गालों को चूम लिया। चाय पकौड़े खाने के बाद धीरज अपने कमरे में चला गया और अपनी डायरी खोलकर देखने लगा कि आज उसे क्या क्या काम करना है। अभी डायरी के कुछ पन्ने ही उसने पलटे थे कि एक बार फिर उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। राधा उस समय उसके साथ ही थी। फोन राजन का ही था। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, राधा को लेकर कितने बजे तक आ जाओगे? राजन ने फोन पर पूछा। यार, पहले तू ये बता कि राधा के बदले ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा वो दे रहा है? दोस्त, अभी तक तो 20 में ही सौदा पटा है। मैंने उसे राधा की एक मस्त फोटो दिखाकर 25 की बात की, पर वो तैयार ही नहीं हुआ। असल में यार, यहाँ की कुछ लड़कियाँ मुफ्त में ही उसके साथ जाने को तैयार हो गई, जब उसने बताया कि वो उन्हें मुंबई में हीरोइन बना देगा। इसलिए लड़कियों के भाव गिर गए। पर 20 भी कम नहीं है, इसलिए तू फौरन राधा के साथ आ जा। लेकिन दोस्त, कल को अगर कोई पुलिस केस बन गया, तब तू क्या करेगा? फिर तो बदनामी अलग होगी और जितना पैसा तू पाएगा उससे ज़्यादा देना भी पड़ सकता है, और जो सज़ा मिलेगी और नाक कटेगी वो अलग से। इसलिए एक बार फिर से अपना सारा आगा पीछा सब सोच ले। अरे यार, अरे यार, यह समय ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं है। तू बस फटाफट ट्रेन पकड़कर राधा के साथ यहाँ आ जा। बाकी जो सोचना होगा यहीं सोच लेंगे। यार, मैंने तो इसलिए तुझसे कहा है क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत है, और वैसे यहाँ मेरा बॉस भी बहुत मस्त है। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूँगा तो 25,000 तक राधा के मिल ही सकते हैं। और फिर काम भी कुछ खास नहीं, बस बॉस को कभी कभी खुश करना होगा राधा को। तो समझ तो गया ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं समझ गया हूँ। और अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो बात कर ले, और अगर बात ना बने तो राधा को लेकर तुरंत आ जा। मैं 20 में ही काम चला लूँगा। ठीक है, मैं अभी बॉस से मिलकर तेरी बहन की सेटिंग करता हूँ। मगर सिर्फ एक बात का डर है। अगर सौदा पक्का हो जाने पर राधा ने बॉस के साथ जाने से मना कर दिया तो वो राजी नहीं हुई, तब क्या करेंगे? क्योंकि मेरे को तो वो हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे यार, एक्चुअली ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही सीधा है। तू एक काम कर, पहले उसे थोड़ा प्यार से समझा। अगर मान जाए तो ठीक, और अगर ना माने तो थोड़ा डरा धमका देना, और फिर भी ना माने तो एक दिन के लिए मेरे पास ले आना, और फिर देखना, ऐसी मार मारूंगा उसे कि आगे से हर बात बिना कहे मानने लगेगी। ठीक है, तू थोड़ा इंतज़ार कर। अभी थोड़ी देर में मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ। ये कहकर धीरज ने मोबाइल रख दिया। धीरज ने जैसे ही मोबाइल रखा, राधा गुस्से में बोली, तो आप मेरे को अपने बॉस के आगे प्लेट में सजा कर उन्हें परोसने वाले हैं? आपने सोचा भी कैसी कि मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी? अरे, मेरा बॉस मैं खुद ही हूँ राधा, और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। मैं तेरे शराबी भाई के मुंह पर 25,000 रुपये फेंक दूंगा, पर तेरे जिस्म पर किसी की आंच न आने दूंगा। धीरज ने जब यह बात राधा से कही तो एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने धीरज से कहा, आप इंसान नहीं, भगवान हो। नहीं राधा, ऐसा कभी ना कहना। कितनी ही बार तुमको मैंने गलत निगाहों से देखा है। मैं तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, जो किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहे, जो किसी लड़की की आंखों में आंसुओं का कारण बन जाए। उसे कोई इंसान कैसे कह सकता है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं तुझे गांव से यहाँ क्यों लाया था।
मैं तुझको यहाँ तेरे भाई से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए लाया था। कितना स्वार्थी, नीच और खुदगर्ज हूँ मैं। मैं तो अगर इंसान ही बन जाऊं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। राधा, तुझे क्या पता कि यह ठेकेदारी में कितने कितने बुरे काम किए मैंने, कितने ही लोगों को सताया है मैंने, कितने मजदूरों का पैसा मारा है मैंने, कितने घर परिवार और मासूम बच्चों की तकलीफ़ें दी है मैंने। पर राधा, तुम मेरी प्रार्थना हो और तुम ही मेरी पूजा हो। तुम्हें देखकर अक्सर कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है और मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी बुराई आदतों को छोड़ दूँ। बस तुम मेरे साथ रहो, एक पवित्र मूर्ति की तरह, एक माँ की तरह और एक सच्चे दोस्त की तरह। तुम मेरी बेटी जैसी हो राधा, पर मैंने कितनी बुरी निगाहें तुम पर डाली हैं। राधा, तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? नहीं करूँगी, इसलिए क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ और आगे तुमने कोई गलती की ही कहाँ है, जो तुम्हें माफ़ करूँ। धीरज, काश मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती, राधा ने कहा और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। पर आज इनका यह प्यार कलंकित करने वाला प्यार नहीं था। धीरज कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके अंदर की अच्छाइयों ने आज राधा का दिल जीत लिया था। जहाँ तक कि उसने धीरज को अपना भगवान मान लिया था, क्योंकि इतनी जल्दी उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। राधा इतना तो पहले से ही जानती थी कि धीरज दिल का बहुत बुरा नहीं है और शायद इसीलिए उसके साथ अपने गांव को छोड़कर वो शहर तक आ गई थी। वैसे एक सच यह भी है कि किसी बुरे इंसान से भी इंसान का लगाव तभी होता है जब कोई ना कोई उसमें गुण होते हैं और उसकी आत्मा उसके इसी गुण के कारण उसे खींचकर उसके पास ले जाती है। अन्यथा अपने भाई से प्रताड़ित होकर वो उस धीरज के पास कभी न जाती, जो हमेशा उसको गिद्ध नज़रों से देखता था और उसकी जवानी का रस पीना चाहता था। ये बिल्कुल सोहले आने सच बात है कि जब कभी अपना दिल और दिमाग काम ना करे तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। मत देखो कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर तुम्हारी अंतर आत्मा कभी गलत आदमी को अपनाने को कहे तो अपना लो उसे, और अगर तुम्हारी अंतरात्मा किसी सही आदमी को अपनाने की इजाज़त ना दे तो ठुकरा दो उसे। और आज उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि धीरज जैसे गलत आदमी के साथ भागकर उसने कोई गलती नहीं की, क्योंकि यदि इस वक्त वो अपने गांव में होती और धीरज के साथ शहर नहीं आती तो शायद उसका भाई उस पर जुल्म की इम्तिहा कर देता। और कोई बड़ी बात नहीं कि शराब के नशे में वो उसकी इज्जत को भी एक दिन तार तार कर देता। क्या ऐसा भी कोई भाई होता है जो खुल्लम खुल्ला अपनी बहन को किसी और की बाहों में देने की बात करे, उसके जिस्म का सौदा करे, बिना इस बात को सोचे समझे कि उसको खरीदने वाला उसके साथ क्या करेगा, कितना तड़पाएगा उसे, खुद उससे बलात्कार करेगा या दूसरे ग्राहकों से भी उसके जिस्म को नचवाएगा, और क्या पता कि वो जिंदा भी बचेगी या नहीं, पर उसे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं। क्या भाई ऐसे होते हैं? लेकिन उसे मालूम है कि अड़ोस पड़ोस और रिश्ते नातों में भी अगर उसकी बातें चले तो लोग उसे ही कसूरवार ठहराएंगे, उसके भाई को नहीं। हमारे इस समाज में अक्सर ऐसा ही होता आया है कि पुरुष हार कर भी जीत जाता है और नारी जीत कर भी हार जाती है, क्योंकि बलात्कार में इज्जत हमेशा लड़की की ही जाती है और बलात्कार के बाद प्रताड़ना और उल्हाना भी हमेशा लड़की को ही दिया जाता है। लड़का कुछ भी करे वो हमेशा समाज में ऊपर रहता है और गुनाह करने के बाद भी सर उठाकर चलता है, जबकि बलात्कार की शिकार लड़की निरपराध होने के बावजूद भी समाज की निगाहों में बदचलन होती है। और जो लोग उससे सहानुभूति रखते हैं वो भी उससे सहानुभूति दिखाने का सिर्फ नाटक करते हैं और मौका मिलते ही उसके जिस्म को नोचने लगते हैं। यही उनके अंदर की मानसिकता होती है, जो पर्दे में छुपी होती है और जो इस समाज को नज़र नहीं आती, या समाज को दिखाने के बावजूद समाज उसे नज़रअंदाज कर देता है और सारा दोष लड़की के मत्थे मंड देता है। राधा बहुत देर तक धीरज के बारे में ही सोचती रही, अपने बारे में सोचती रही, अपने भाई के बारे में सोचती रही, और इसी बीच धीरज ने सफ़र की पूरी तैयारियां भी कर ली और खाना भी खा लिया। फिर राधा से
उसने कहा, अब आज मैं काम पर नहीं जाऊँगा, बल्कि सीधा तुम्हारे गाँव ही जा रहा हूँ, तुम्हारे भाई से अंतिम हिसाब-किताब करने, और वापस आने से पूर्व मैं उससे एक कागज़ पर साइन भी करवा लूँगा कि उसका आज के बाद तेरे से कोई रिश्ता नहीं होगा, जिससे फिर कभी वो तुझ पर कोई ज़ुल्म ना कर सके, तुझे अपने पास ना बुला सके, तुझे बहका ना सके और किसी सौदागर के साथ तुझे बेच ना सके। क्योंकि इस दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो एक ही लड़की का कई-कई बार सौदा कर देते हैं और लड़की की ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना देते हैं। तभी रोमा कमरे में आई। धीरज की बातों को सुनकर रोमा ने चौंकते हुए कहा, "ये क्या कह रहा है तू? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। तू कहाँ जाने की बात कर रहा है और कौन किसका सौदा कर रहा है?" धीरज बोला, "रोमा, मुझे सिर्फ एक बात तुम बताओ कि तुम राधा को कितना प्यार करती हो?" रोमा ने कहा, "मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे राधा से इतना प्यार हो गया है कि लगता है जैसे जन्म-जन्म का रिश्ता है हमारा उससे। प्यार का रिश्ता, आत्मीयता का रिश्ता।" धीरज ने कहा, "रोमा, तुम्हारे और राधा के इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए और इस रिश्ते को स्थायी बनाने के लिए मैं राधा के गाँव जा रहा हूँ। राधा अब हमेशा हमारे साथ रहेगी और मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा, और इसलिए मैं उसके भाई से मिलने जा रहा हूँ और गाँव जाकर उससे पक्की बात कर लूँगा कि अब राधा यहीं रहेगी और वापस गाँव कभी नहीं जाएगी।" तो ये कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।